गुड मॉर्निंग एवरीवन। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे ई कंटेंट स्पेशली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के अंतर्गत हम एमएससी केमिस्ट्री में फाइनल ईयर वालों के लिए थर्ड सेमेस्टर पेपर थर्ड, कोड है MCH 503 और पेपर टाइटल है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें हम यूनिट 4 एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में अपन सेकेंड पीपीटी आज देखेंगे। प्रेजेंटर में डॉक्टर अंजुम अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड HOD केमिस्ट्री, श्री माखनलाल चतुर्वेदी, गवर्नमेंट कॉलेज बाबई होशंगाबाद से। ये जो कंटेंट है इसके रिव्यूअर हैं डॉक्टर अलका प्रधान मैडम, डॉक्टर भारती जैन मैडम, डॉक्टर ज्योति सक्सेना मैडम एंड डॉक्टर रोली शुक्ला मैडम। डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक, जैसे कि यूनिट 4 में पेपर है हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इस स्लाइड को या पीपीटी को पढ़ते वक्त हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए अबाउट कंटामिनेशन और टॉक्सिक हैवी मेटल्स। टॉक्सिक हैवी मेटल्स में प्रीवियस जो पीपीटी थी उसमें हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं, तो डेफिनेटली वो एक बैकग्राउंड हमारा बन गया है। कंटामिनेशन के बारे में भी आप सबको इतना आइडिया तो होगा कि हम इसको इजीली पढ़ सकें। ऑब्जेक्टिव्स, जब हम ये पीपीटी कंप्लीट करेंगे तो हम बायो एक्यूमुलेशन, केमिकल स्पेशिएशन ऑफ मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक एंड कैडमियम जो अपने टॉक्सिक हैवी मेटल हैं उनके केमिकल स्पेशिएशन के बारे में, बायोकेमिकल उनके इफेक्ट्स और डैमेजिंग इफेक्ट्स, इसके बारे में हमको एक बहुत अच्छी डिटेल स्टडी हो जाएगी जो हमें आगे जाके बेनिफिशियल रहेगी। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन नाम से जैसे लग रहा है एक्यूमुलेशन, मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई भी केमिकल जो हार्मफुल है, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड, ये जमा होता जाता है तो उसको अपन बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। अब ये जो हमारे ह्यूमन बीइंग या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जमा होता है, इसका कारण क्या होता है कि हम जो इन सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने की जो हमारी रेट है, पावर है, वो ज्यादा होती है देन एलिमिनेशन पावर से। जैसे हमने कोई भी चीज इनहेल करी या हमने बॉडी के थ्रू अंदर ली, फिर आफ्टर एक टाइम क्या होता है, ये एलिमिनेट होता है बाय डिफरेंट कैटाबॉलिज्म और एक्सक्रीट हो जाता है। तो जब रेट हमारा एब्जॉर्प्शन का ज्यादा है और एलिमिनेशन का कम होता है, तब ये एक्यूमुलेशन जो है वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि हम अगर 100% एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हमारा 50% ही एक्सक्रीट हो रहा है, तो वो 50% रिमेनिंग है और हमने फिर से 100% जो है एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये एक जो मेन रीजन है बायो एक्यूमुलेशन का वो है। फिर जो डिफरेंट केमिकल्स हैं या पेस्टिसाइड हैं, इनकी जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होती है, ये जितनी ज्यादा होगी ये उतने ज्यादा जो है रिस्क रहेगा, इसका जो क्रोनिक पॉइजनिंग होगी वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसकी हाफ लाइफ होती है, यानी कि डिसोसिएट होता है इनटू डिफरेंट हार्मलेस अदर केमिकल्स में। अब हाफ लाइफ इसकी ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, लॉन्गर लाइफ रहेगी, तो ये बहुत देर से होगा, और जितनी देर ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा उतनी ही ज्यादा ये बॉडी को हार्मफुल रहेगा और इसकी जो पॉइजनिंग है वो क्रोनिक लेवल पे पहुंच जाएगी। फिर अब क्योंकि हमारी बॉडी में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, फूड चेन के थ्रू दूसरी जगह पर यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है फिश, एक्वेटिक एनिमल है, वहां पर जो एक्यूमुलेशन की प्रोसेस हो रही है, अल्टीमेटली फूड के रूप में हम फिश को ले रहे हैं, तो फिश में जो एक्यूमुलेशन प्रोसेस हुई वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ह्यूमन बीइंग में आ गई। तो अल्टीमेटली हम उसको डायरेक्टली ना लेते हुए भी हम उस पॉइजनिंग से जो है वो इफेक्ट हो गए। अब ये जो बायो एक्यूमुलेशन है, ये किस तरह से एक्वेटिक एनिमल्स में बिल्डअप होता है। जैसे सिंपल बोल रहे हैं, यहाँ पर हमने एक्वेटिक एनिमल्स में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है फिश, इसको हमने ग्रीन कलर से दिया है, और अंदर जो आप येलो कलर के डॉट्स देख रहे हैं उसमें क्या है, ये बायो एक्यूमुलेशन की लेयर है, मतलब जो भी केमिकल्स या पेस्टिसाइड है ये लेयर बाय लेयर जो है एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। अब ये एक्यूमुलेट इसलिए होते जाते हैं क्योंकि डज नॉट ब्रेक डाउन इजीली। पहली बात, ये जो बायोकेमिकल्स होते हैं या पेस्टिसाइड होते हैं ये इजीली ब्रेकअप नहीं होते,
डिकम्पोजर्स जो हैं इनको बहुत इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं पाते हैं, तो ये क्या है, जमा होते जाते हैं और इनकी लाइफ जो है वो लॉन्गर होती है। और अल्टीमेटली ये केमिकल्स क्या होते हैं, फैट सेल में, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी फैट सेल में जो है ये डिपॉजिट होते जाते हैं, जिसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम जो है वो कॉज होती है। जनरली जो हम मेजर करते हैं बायो एक्यूमुलेशन में, ये जो एक्यूमुलेशन को, इसको अपन पार्ट्स पर मिलियन में इसको डिटरमाइन करते हैं, मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। बायो एक्यूमुलेशन के जो इफेक्ट्स होते हैं ये हैं अपने, स्पेशली होता है ऑन एम्फीबियंस। जैसे कि एम्फीबियंस हमको सबको मालूम है, जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जैसे फ्रॉग। अब एम्फीबियंस में क्या होता है, किस तरह से इफेक्ट आते हैं, एक तो होता है बर्थ डिफेक्ट, मतलब जो उनका साइज और शेप जो होता है उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ बायो एक्यूमुलेशन। और सेकंड है फेलियर टू रिप्रोड्यूस। तो ये जो दो मेन कारण होते हैं बायो एक्यूमुलेशन की वजह से। अब एम्फीबियंस में स्पेशली हम क्यों देखते हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में केमिकल चेंजेस होते हैं ये सबसे ज्यादा इसके लिए सेंसिटिव होते हैं एम्फीबियंस। कई बार क्योंकि एनवायरनमेंट में केमिकल चेंजेस हैं या कौन से केमिकल्स स्पेशिएशन ज्यादा हो रहा है, ये हम एम्फीबियंस में डिफेक्ट्स के थ्रू या एम्फीबियंस पर स्टडी करके भी जान सकते हैं। इसलिए हम इसको कई बार बोलते हैं कि दीज आर द वैल्यूएबल इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। जैसे बहुत कॉमन है कि एनवायरनमेंट में कभी कोई गैस जो होती है पॉल्यूटेड गैस, उसकी जैसे SOx वगैरह, तो कुछ प्लांट्स की क्या होती है, कर्लिंग हो जाती है पत्तियों की, तो उससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा, हमने प्लांट्स को देखा तो हमने देखा कि अरे इसमें ये वाली जो एनवायरनमेंट में SOx ज्यादा हो गई है। ऐसी एम्फीबियंस में होता है कि केमिकल चेंज, मतलब केमिकल ज्यादा हुए तो वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उसके डिफेक्ट से हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। Since 1980s, many of the world's amphibian species have suffered decline in population. क्योंकि पहले इतना इसका इफेक्ट नहीं पड़ता था, बट 1980 से, क्योंकि धीरे धीरे केमिकल्स का जो है वो यूज डेली रूटीन में बहुत ज्यादा होने लगा, तो 1980 से जो था ये एम्फीबियंस की जो पॉपुलेशन है ये कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, कंटिन्यू, क्योंकि सबसे ज्यादा ये सेंसिटिव होते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि केमिकल पॉल्यूशन जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है एंड हैव बीन अलार्मिंग इंक्रीज इन एम्फीबियंस बर्थ डिफॉर्मिटीज। तो एम्फीबियंस में जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है आप लोग, फ्रॉग में आप बीच में देखेंगे एक लंबी सी टेल टाइप दिख रही है ना, और दूसरे भी, ये क्या होती है, बर्थ डिफॉर्मिटीज हो जाती है। ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती है, बट जब केमिकल चेंजेस होते हैं या बियॉन्ड लिमिट होता है तो इस तरह की हमको दिखाई देते हैं। अब जैसे कितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं या जैसे हम बोल रहे हैं एक्यूमुलेशन जो प्रोसेस हो रही है, तो अल्टीमेटली इनको रिमूव करने के लिए भी बहुत सारी मेथड्स होती हैं। तो उसमें जो अपन इस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें जो सबसे पहले है अपन बोलते हैं प्रोसेस होती है बायो रिमीडिएशन, यानी कि किसी चीज की सफाई करनी। कोई भी गलत चीज है या पॉल्यूटेड चीज है उसको हमको सफाई करनी है, उसमें अपन ले रहे हैं, यहाँ पर स्पेशली हम लेते हैं प्लांट्स और बैक्टीरिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं दोनों, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। तो नेचुरली जो क्लीन अप होता है, जैसे अपन बोलते हैं अल्टीमेटली जो डिस्चार्ज होता है, एफ्लुएंट्स होते हैं इंडस्ट्री के या सीवेज, ये सारा क्या होता है, एक जाके मिलता है अपना फ्लोइंग वाटर, या सारा जो सोर्स जाता है पानी में जाके मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस की वजह से ये अपने आप जो है क्लीन अप करते हैं, उसमें हमको किसी तरह का कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे जो है केमिकल होते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वो केमिकल को ईट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं केमिकल ईटिंग बैक्टीरिया। मतलब जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जैसे पेस्टिसाइड है, बैक्टीरिया उसको एज अ फूड लेगा और उसको जो है ब्रेक डाउन कर देगा इनटू नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स में, तो टॉक्सिसिटी कन्वर्ट हो गई नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स में। तो एक तो ये हो गया बैक्टीरिया के थ्रू, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसका काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं रोडोकोकस बैक्टीरिया,
रोडोकोकस बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, अगर आपके एनवायरनमेंट में पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल्स, पीसीबीज, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स अगर आपके उसमें ज्यादा हो गया है ना, टॉक्सिक केमिकल है, तो अपन क्या करते हैं उसको, उसमें रोडोकोकस बैक्टीरिया डाल देते हैं। ये पीसीबीज को बहुत अच्छे से एज अ फूड लेंगे और उसका नॉन टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स में चेंज कर देंगे। और इसके अलावा जैसे सेकंड अपन ब्राउन कलर की स्लाइड देख रहे हैं, इसमें दिया है कि बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स एंड अंडरग्राउंड लीक्स। अब जैसे कि ऑयल अंदर से, जैसे अपन पेट्रोल वगैरह डीजल है या दूसरी चीजों में बहुत बड़े बड़े, सबने देखा होगा पाइप होते हैं, ऑयल उसी में, उसी के थ्रू अंदर आता है। तो अंडरग्राउंड अगर पाइप हमने डाले हैं, उसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है या फ्लो हो रहा है और बाई चांस वहां लीक हो गया, अब पाइपलाइन अगर लीक हो गई और ये पानी से जा रही है, तो वो क्या होता है, ऑयल अल्टीमेटली जाएगा अपना वाटर में, ऑयल वाटर से उसकी उसके लेयर पे आ जाएगा। अब लेयर पे आ जाएगा तो ये क्या करेगा, जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन जो पानी में डिजोल्व हो रही है उसके रेट को कम कर देगा, यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन की जो नेसेसिटी है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को कम हो जाएगी, एक्वेटिक प्लांट्स हो या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो, एक्वेटिक एनिमल्स हो, तो वहां पर क्या है, डेथ रेट बढ़ने लगती है। इस ऑयल के लेयर को हटाने के लिए भी अपन क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है वो पर्टिकुलर स्टेगनेंट वाटर है वहां पर अपन वो डाल देते हैं, तो वहां पर बैक्टीरिया जो है इसको एज अ फूड लेगी और पानी को अपने आप क्लीन कर देगी, तो जो वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो वापस जो है नेचुरल लेवल पर आ जाती है। सेकेंड अपन बोल रहे हैं बायो रिमीडिएशन विद प्लांट्स। बैक्टीरिया के अलावा जो है प्लांट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो बायो रिमीडिएशन का काम करते हैं। जैसे कि हम पहला यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसकी रूट में आप देखिए एक रेड और एक ग्रीन कलर के जो राउंड राउंड बने हुए हैं, एक्चुअली में ये क्या कर रहे हैं, ये जितने भी हैजार्डस वेस्ट होते हैं, स्पेशली हैवी मेटल्स, जैसे अभी अपन रेफरेंस में पढ़ रहे हैं कैडमियम, मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, ये सब, तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो इन हैवी मेटल्स को क्या करती हैं, बाइंड कर लेती हैं। बाइंड कैसे करेंगी, ये अपने टिश्यूज में इसको स्टोर कर लेती हैं या चिपका के रख लेती हैं। तो बट ऑब्वियस है, अगर हवा चल रही है या वाटर इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है पानी के थ्रू, पानी अपन उसमें डाल रहे हैं तो सॉइल इरोजन होता है, पानी मिट्टी का कटाव होता है, तो ये क्योंकि बाइंड करके रख लेती है तो ये आगे जो है स्प्रेड नहीं हो पाता है। नेक्स्ट में वो बोल रहे हैं प्लांट्स आल्सो हेल्प स्टेबलाइज बाय द रिड्यूसिंग विंड एंड वाटर इरोजन। ठीक, तो जैसे सेकंड वाले में अपन ने दिया है कि ऊपर लेवल है उसमें क्या है, प्लांट लगा हुआ है और फिर नीचे वो वहीं पर जाके एक्वेटिक, वहां पर एक फिश बनी हुई है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, पानी बहता हुआ आता है और वो जाता है सीधे, मिट्टी से बहते हुआ आ रहा है और सीधे पानी में मिल रहा है। तो क्योंकि ये उसको बाइंड करके रख लेती हैं, जैसे वो राइजोबियम टाइप होता है बांध के रखना, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये आगे जो है बढ़ नहीं पाता और एक जगह जो वेस्ट है यानी कि जो हमारे केमिकल्स हैं उसको ये रोक लेता है। तो ये एक तरह से नेचुरली जो बायो रिमीडिएशन का काम करते हैं ये कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स करते हैं। तो हम उस जगह जहां पर केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, एफ्लुएंट्स हैं, जहां हमें मालूम है कि केमिकल पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, वहां हम स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स जो है उसको वहां पर प्लांट करते हैं ताकि वहां पर ऑटोमेटिकली एक फिल्टर प्रोसेस हो जाए। अब नेक्स्ट है अपन का इसी में टॉपिक केमिकल स्पेसिएशन। केमिकल स्पेसिएशन जैसे अपन स्पेशली बोल रहे हैं कि एक सिस्टम है, सिस्टम के चारों तरफ सराउंडिंग है, मतलब हमारा एक एनवायरनमेंट है एक्चुअली। इस एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर एलिमेंट या जो अपनी केमिकल है, जो टारगेट केमिकल है जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं, वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर बोला आपको कि लेड जो है आपके एनवायरनमेंट में कितनी प्रेजेंट है, तो अब हमको क्या करना है, लेड के सोर्सेस डेफिनेटली, और एनवायरनमेंट में जरूरी नहीं है कि वो अकेले एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट हो, वो किसी कंपाउंड के साथ या मैट्रिक्स बना के या डिफरेंट स्पीशीज आपस में बाइंड होके तो उनके फॉर्म में ये प्रेजेंट रहती है। तो अल्टीमेटली हमको सिस्टम में जितना भी स्पेस में प्रेजेंट है केमिकल, उसकी पूरी क्वांटिटी निकालनी होती है। और ये जो एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि
एलिमेंटल फॉर्म में है या किसी सैंपल में है तो हमने उसको कलेक्ट किया और हमने लेबोरेटरी में एनालिसिस कर ली कि हाँ ये यहाँ पर इतना प्रेजेंट है। बट बहुत सारी चीजें स्कैटर्ड फॉर्म में हैं जिसको आपको कलेक्ट करना मुश्किल होता है। तो हमको इसमें जनरली जैसे अपन बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारी लैब में है, उसमें हम स्टडी कर लेते हैं। आपको एक सैंपल दे दिया जाता है, इसमें आप आर्सेनिक निकाल लो, तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाल लेते हैं। बट यहाँ पर क्या है, हमको स्पेशिएशन में एनालिटिकल केमिस्ट्री के अलावा दूसरी मेथड भी होती है जो वो क्या करती है, जितना स्पेस में प्रेजेंट होता है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंटल और विद मैट्रिक्स और टुगेदर डिफरेंट स्पीशीज, वो सारा जो कॉन्स्टिट्यूट होके टोटल एलिमेंट उस एक पर्टिकुलर सैंपल में जो हम टारगेट केमिकल लेते हैं वो कितना प्रेजेंट है, ये हमको इसके लिए अपन सबसे पहले जो एनालिटिकल मेथड है ये दो तरह की, पहले लेबोरेटरी एनालिसिस। अब लेबोरेटरी एनालिसिस ये बहुत कन्वीनियंट रहता है कि हमको जब डायरेक्ट मेजर करना है, हम लेबोरेटरी में गए, हमको टारगेट केमिकल बता दिया गया है कि आपको ये सैंपल दिया है, इसमें आपको लेड का परसेंट डिटरमाइन करना है। तो हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, केमिकल हैं, हम जो भी प्रोसेस है वेदर इट इज लेंथी और नॉट, हम बहुत अच्छे से इसको उसमें से निकाल लेते हैं। तो एक हो गई अपनी लेबोरेटरी एनालिसिस फॉर द डायरेक्ट मेजर ऑफ डिफरेंट टारगेट केमिकल्स। अब दूसरा जो है केमिकल मॉडलिंग। केमिकल मॉडलिंग जनरली अपन क्या देखते हैं, ओवरऑल इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन इन योर सिस्टम स्पेस। जो अपन बात कर रहे थे कि जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है उसको अपन ने लिया, या पर्टिकुलर किसी स्टेगनेंट वाटर में है वहां का हमने सैंपल ले लिया, बट जो स्पेस में भी है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट और जॉइन टुगेदर, उनको अपन क्या करेंगे, पूरा एक थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप के थ्रू अपन ओवरऑल कैसे निकालेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस पॉसिबल होता है थ्रू केमिकल मॉडलिंग। तो जब दोनों को मिला के, ऐसा नहीं कि हमने लेबोरेटरी एनालिसिस कर लिया अलग और केमिकल मॉडलिंग, ऐसा नहीं, जब हमको कंप्लीट स्टडी करनी है, अब जो है अपन इसको कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कैसे, लेबोरेटरी एनालिसिस कर दी फॉर स्पेसिफिक सैंपल्स और फॉर स्पेशिएशन हमने जो यूज किया वहां पर ये हो जाएगी अपनी केमिकल मॉडलिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बोल रहे हैं लेबोरेटरी एनालिसिस में अपन क्या करते हैं, मेटल आयन कंसंट्रेशन अगर हमें निकालना है तो वहां पर अपन GFAA दैट इज ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकेंड है ICP-MS इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री दैट इज AES, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। तो ये डिफरेंट 4 to 5 टाइप के जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, लेबोरेटरी में मेटल आयन कंसंट्रेशन इजी कर लेते हैं। अब केमिकल स्पेशिएशन में जो है अपन का है मेन कैडमियम, लेड, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी जो अपन को टॉक्सिक एलिमेंट थे। अब मेन जो ये टॉक्सिक केमिकल या टॉक्सिक मेटल्स हमें मालूम होना चाहिए सबसे ज्यादा यहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको एज ए सैंपल यूज करते हैं। जनरली अपन ने लास्ट स्लाइड्स में ये देखा था कि इनके सोर्सेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैडमियम है, कोल फायर्ड पावर प्लांट से जो मेन बॉटम ऐश, फ्लाई ऐश और जिप्सम निकलता है उसमें कैडमियम जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो अपन इन तीनों को एज अ सैंपल यूज कर सकते हैं फॉर कैडमियम डिटर्मिनेशन। फिर फ्लाई ऐश जो होता है उसमें लेड एंड आर्सेनिक जो है ये बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, तो अपन उसकी टेस्टिंग के लिए फ्लाई ऐश यूज कर सकते हैं। मर्क्यूरी बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है जिप्सम में, तो एज अ सोर्स सैंपल हम जिप्सम ले लेते हैं। देन रेसिडुअल फ्रैक्शन ऑफ फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश का जो रेसिड्यू निकलता है उसमें मर्क्यूरी, आर्सेनिक और लेड तीनों प्रेजेंट होते हैं। कितने परसेंट में या कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं इसको इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डीसल्फ्यूराइजेशन जिप्सम जो होता है उसमें कैडमियम जो है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो वहां पर अपन इसको एज अ सैंपल यूज कर सकते हैं। अब जनरली जो है ये सारी चीजें इसको अपन इसलिए बोल रहे हैं कि केमिकल स्पेशिएशन में भी
मैक्सिमम अमाउंट जहां से मिल रहा है उसको आप अच्छे से स्टडी कर लो, और फिर देन केमिकल मॉडलिंग के थ्रू जो अदर पॉसिबल सोर्सेस हैं उनकी स्टडी करके दोनों का ओवरऑल परसेंटेज निकाल के हम बता सकते हैं कि हमारे जो टारगेट केमिकल्स हैं उनका इतना अमाउंट एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट। तो सबसे पहले है इसमें अपना बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जैसे हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि बहुत अच्छा केमिकल, टॉक्सिक केमिकल मेटल है, ये टॉक्सिक मेटल है। द टॉक्सिसिटी ऑफ जो हमने वहाँ पर स्टडी करी थी कि इसकी जो है पहले ये एक लिमिट तक था, बट आजकल ये बियॉन्ड लिमिट चला गया है, और इसको हमने एज अ डिसएडवांटेज या जो डैमेजिंग इफेक्ट इसका सबसे पहले देखा गया था 1953 टू 1960, जो सबसे पहले एक आया था लाइमलाइट में कि जापान में मीना माता डिसीज जो हुई थी उस समय ये एकदम से लाइमलाइट में आया था कि ये किसकी वजह से हुई है। बहुत ज़्यादा फेमस मीना माता डिसीज, एक्चुअली में जापान में एक मीना माता बे, वहाँ पर जो तकरीबन 100 जो ह्यूमन बीइंग थे वो डाइड हो गए, और थाउजेंड्स जो परमानेंटली पैरालाइज्ड हो गए। Why? Because they were eating contaminated fish, contaminated with mercury. मतलब वहां पर जो उन्होंने फिश को एज अ फूड लिया, उस फिश में मर्क्यूरी की जो कंटामिनेशन लिमिट थी वो बियॉन्ड लिमिट थी, उस वजह से वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ह्यूमन बीइंग में, और उसकी वजह से आप सोचिए परमानेंटली पैरालाइज्ड हो गए और 100 ऑफ पीपल जो थे वो डाइड हो गए। ये चीज यहीं पर रुकी नहीं, इवन जेनेटिक डिफेक्ट्स जो था बहुत लंबे टाइम तक ये हमको वहां पर देखने को मिला, और जो न्यूबॉर्न जो बेबीज थे उसमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स दिखाई दिए। और ये सब किस वजह से हुए थे? क्योंकि वहां पर क्या था, एक चीजो केमिकल कंपनी थी जो केमिकल फॉर्म करती थी, वहां का जो मेन एफ्लुएंट था, मतलब अल्टीमेटली जो डिस्चार्ज हुआ था वो हुआ था मर्क्यूरी। अब जैसे हमको मालूम है किसी भी मैक्सिमम जो एफ्लुएंट्स होते हैं वो जाके मिलते हैं पानी में, तो ये अल्टीमेटली वहां जाके डिस्चार्ज हो रहा था बे ऑफ मीना माता। अब ये देखा गया कि उस समय तो ये हुआ कि अरे ये इतनी डेथ हो गई, फिर जब इसकी डिस्कवरी, ये पूरी खोजबीन करी गई, तब 1963 में ये हमको पता चला कि ये एक्चुअली में हुआ है मिथाइल मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से। मिथाइल मर्क्यूरी जो होता है दैट इज वेरी पॉइजनस। अब ये मिथाइल मर्क्यूरी कहाँ से मिला? तब फिर फर्दर स्टडी में हमें पता चला कि जो चीजो प्लांट था वहां पर एज अ कैटलिस्ट मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज कर रहे थे। हालांकि जो मर्क्यूरी क्लोराइड होता है दैट इज अ नॉन टॉक्सिक इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी का नॉन टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो वहां पर एसिटल्डिहाइड के फॉर्मेशन में यूज किया जा रहा था। तो अल्टीमेटली वहां पर रिलीज क्या हुआ? मर्क्यूरी जो पानी मात्रा में फॉर्म हो, सेडिमेंट्स फ्रॉम मीना माता बे, मतलब मीना माता बे के वहां जितने भी सेडिमेंट्स रॉक्स वगैरह थे वहां पर भी ये देखा गया कि मिथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड है वहां पर बहुत ज्यादा है। तो ये अल्टीमेटली ये जाकर मिले पानी में। अब वहां पर एक प्रोसेस हुई बायोमिथाइलेशन। अब ये मिथाइलेशन क्या होता है? पानी में होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, जो अपनी मर्क्यूरिक क्लोराइड है इसका मिथाइलेशन कर देते हैं। और क्योंकि मिथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड इज नॉट अ पॉइजनस कंपाउंड, बट यहाँ पर जब जैसे ये मिथाइलेशन हुआ तो वहां पर क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है अपना टॉक्सिक केमिकल में। अब ये जो बायोमिथाइलेशन मीन्स मिथाइलेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसको अपन बोलते हैं बायोमिथाइलेशन। ये होती है अंडर एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक सबको मालूम है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जनरली कहाँ पर होती है? जहां पर पानी में ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पर ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज ज्यादा होने की वजह से मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो बहुत हाई नंबर में ग्रो करते हैं
और ये जो है नॉन टॉक्सिक मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसका मिथाइलेशन कर देते हैं। और यहाँ पर स्मूथली इस प्रोसेस के लिए जो पीएच रेंज होती है ये होती है 5.5 to 6.5, मतलब ये बहुत फेवरेबल कंडीशन है फॉर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया टू फॉर्म टू प्रोसीड मिथाइलेशन प्रोसेस। देन सेकेंड है, ये है अपना बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ कैडमियम। अब कैडमियम जो है जनरली ये जो है मिलता है जिंक ऑर्स के साथ, मतलब जहां पर भी जिंक फॉर्म है या जहाँ जिंक प्रेजेंट है वहां पर कैडमियम जरूर होता है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जहां पर भी इवन प्लांट्स को जो जिंक नेसेसरी है, जिंक को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो अपने आप वहां पर कैडमियम जो है उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। या जब एनिमल जो है वो प्लांट्स को ईट कर रहे हैं, या ह्यूमन जो है उस कंटामिनेटेड एनिमल और प्लांट को ईट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी फूड चेन के थ्रू वो अल्टीमेटली हम भी बिना हम उसके एक्सपोजर में आए कैडमियम जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है, और धीरे 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 वो जो बायो एक्यूमुलेशन है मतलब एक्यूमुलेट होती जाती है। अब कैडमियम से रिलेटेड हमने पढ़ा था जैसे इताई इताई और आउच आउच, ये डिसीज जो थी सेम ये भी जापान में जो थी ये बहुत ज्यादा हुई। A large number of people suffered from the disease in which their bones become fragile. मतलब वहां पर ये कंटामिनेशन हुआ, फिर जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या वो क्या है उनकी जो बोन्स उनकी जो हड्डियां थी वो फ्रेजाइल हो गई। फ्रेजाइल हो गई इट मीन्स कि जल्दी टूटने लगी। तब वहां पर उसकी स्टडी करी गई और पता चला कि ये जो है बायोअक्यूमुलेशन ऑफ कैडमियम की वजह से है। इसके जो अदर इफेक्ट्स जो वहां पर ह्यूमन बीइंग में दिखाई दिए, एक तो रीनल डिसइंफेक्शन, मेन जो है डिपोजिशन होता है उसका किडनी में, देन एनीमिया, हाइपरटेंशन, बोन मैरो डिसऑर्डर हो गया और इवन कैंसर। तो ये जो उसके बैड इफेक्ट्स थे वहां पर बहुत ज्यादा दिखाई दिए। फिर कैडमियम जो है जनरली जो हमारी बॉडी में आती है आइदर थ्रू इंजेस्टेड और ट्रैप्ड इन द किडनीज एंड गेट्स एलिमिनेटेड। मतलब जनरली क्या होता है कि जैसे बॉडी में गई तो मैक्सिमम जो जैसे वो प्लांट्स ने ट्रैप किया था अपने रूट्स में, तो ह्यूमन बीइंग में वो क्या है किडनी उसको ट्रैप कर लेती है, मतलब कोई एक पोर्शन ऐसा होता है जो उसको ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर कैडमियम के लिए जो है वो किडनी किडनी उसको ट्रैप कर लेती है। फिर बोल रहे हैं however a small fraction is bound by the body proteins. Body proteins स्पेशली जो मीथेलोथायोनिन है, और मीथेलोथायोनिन क्या है ये प्रेजेंट होता है किडनी में, तो ये ज्यादा सेंसिटिव होता है। किडनी में मीथेलोथायोनिन है और ये क्या कर लेता है प्रोटीन है हालांकि, पर ये उसको उसका स्मॉल फ्रैक्शन जो है उसको बाउंड कर लेता है। अब थोड़ा थोड़ा बाउंड कर रहा है तो एक तरह से एक्यूमुलेट होकर वो एक बड़ा सा उसमें जो है डिपोजिशन हो जाता है। विद एज द एक्यूमुलेशन ऑफ कैडमियम इन द बॉडी इंक्रीजेस, मतलब जैसे अपन कंपेयर करेंगे तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका जो एक्यूमुलेशन है कैडमियम का वो बढ़ता जाता है, या हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है कैडमियम के लिए सेंसिटिव होती जाती है। व्हेन एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कैडमियम आर प्रेजेंट इन द बॉडी, अब देखिए हमने बोला था कैडमियम किसके साथ होता है जिंक के साथ, मतलब जिंक एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कैडमियम भी हो रहा है। बट वो बोल रहे हैं अगर एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी में कैडमियम, क्योंकि हमारी जो बॉडी है या किडनी का जो पार्ट है वो कैडमियम को तो बांध के रख रहा है बट जिंक को नहीं, तो एट अ टाइम एक बहुत लंबे टाइम के बाद क्या होता है कैडमियम एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है, और जहां कैडमियम एक्सेसिव अमाउंट में होता है अब वो क्या करता है जो जिंक है उसको रिप्लेस करना शुरू कर देता है। और क्योंकि जिंक जो है एक नेसेसरी एलिमेंट के उससे अपन की बॉडी में जरूरी है, तो वहां पर जो जिंक के फंक्शंस हैं वो यहाँ पर इफेक्ट पड़े, मतलब उस पर अफेक्ट पड़ जाता है, और ये बैडली जो है एक इसका इफेक्ट पड़ता है कैडमियम का कि वो जिंक की जो मेन एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब करने लगे, से दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सफर करती हैं। फिर नेक्स्ट है अपना बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ लेड। लेड जैसे कि मैक्सिमम हमको मालूम है लेड सबसे ज्यादा अर्बन एरिया में मिलते हैं अपन को, मतलब इसका अमाउंट जो है वहां पर लेड
जनरली हमने लास्ट स्लाइड में देखा था उसके सोर्सेस वगैरह, माइनिंग, स्मेल्टिंग, ऑटोमोबाइल्स। अर्बन एरिया में जो है वो सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन बीन एक्सपोजर होता है वो होता है एमिशंस ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि जो पेट्रोल है अल्टीमेटली वहाँ पर लेडेड पेट्रोल, इसलिए हमने बोला था कि लेडेड पेट्रोल को रिप्लेस कर रहे हैं अनलेडेड पेट्रोल से। अब देखिए जनरली जो अर्बन एरिया में बोल रहे हैं अबाउट 200 to 300 मिलीग्राम पर डे ऑफ लेड इनटेक थ्रू फूड, मतलब खाने के उससे मतलब फूड के थ्रू हम अल्टीमेटली 200 से 300 मिलीग्राम पर डे ले रहे हैं। एंड 10 to 15 मिलीग्राम पर डे जो है हम एयर, वाटर, इसके थ्रू जो हमारी बॉडी में जा रहा है वो अलग, ये अर्बन एरिया का हम बता रहे हैं। अब लेड इज प्रेजेंट इन टैप वाटर, या जितने भी अपन ने बोला था हाउस होल्ड प्लम्बिंग सिस्टम है, तो पाइप्स वगैरह क्या है, ये सब लेड के क्यों बनते हैं, क्योंकि दे आर वेरी कोरोसिव रेजिस्टेंट। इनका एक एडवांटेज होता है कि कोरोजन नहीं होता है, और अल्टीमेटली पानी हो या जितना भी वाटर है इसमें इरोजन पाइप में ना हो, तो अपन लेडेड पाइप का यूज करते हैं। बट कहीं ना कहीं लेड जो है पानी के उसमें कहीं ना कहीं उसका अमाउंट आता है, तो ये एक ऐसा सोर्स है जो हमें मालूम भी है और हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, तो ये अल्टीमेटली अपने जो बॉडी में है एंटर कर। इसीलिए जैसे बोला कि लेडेड पेट्रोल जो है अपने यहाँ मेट्रो सिटीज दिल्ली में ये पूरी तरह से बैन है। अब ये बोल रहे हैं अगर ब्लड में हमारे 40 मिलीग्राम पर 100 ml से कम है तो हम इसको बोलते हैं कि ठीक है, इट इज नॉर्मल। बट इफ इट इज हायर देन 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, तब ये अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। मतलब 40 मिलीग्राम और जो 100 मिलीग्राम के बीच का है, नॉर्मल तो कुछ होता ही नहीं है ना, उसको अपन पॉइजनस में गिनते नहीं है। फिर इन्होंने बोला मोर देन 100, मतलब 40 to 100, ये जो बीच का है अपना 41 to 99, यहाँ पर भी कहीं पर एक जो होता है ना, जैसे कि एक खतरे की घंटी कि हाँ ये चीज आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही है। फिर जब वो 100 के अबव जाती है तब अपन बोलते हैं नाउ इट इज अनएक्सेप्टेबल, मतलब अब प्रिकॉशन का भी टाइम चला गया, अब आपको जो है किसी तरह का बायो रिमीडिएशन या आपको जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि 41 to 99 है, यहाँ पर ज्यादा अलार्मिंग टाइम नहीं है। अब यहाँ पर स्पेशल दिया है लेड इज अ क्यूमुलेटिव पॉइजन। क्यूमुलेटिव पॉइजन है मतलब सेम है, डिपॉजिट होता जाता है, और डेफिनेटली ये भी जो है गेट्स डिपॉजिटेड इन बोन्स, स्पेशली ये अपनी बोन्स पर ही जमा होता है। और बॉडी में कैसे जाएगा, थ्रू इनहेलेशन, इंजेक्शन एंड इवन एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन। मतलब आप अगर पॉल्यूशन में है, लेडेड पेट्रोल जैसे अपन बोलते हैं ना कि गाड़ी चल रही है बहुत धुआं निकलता है क्योंकि वो गाड़ी प्रॉपर सर्विसिंग नहीं हुई है, पॉल्यूशन वाली गाड़ी है या बहुत लंबे टाइम से चल रही है जिसको आप एक तरह से डंप कर देना चाहिए, तो वहां से भी जो पेट्रोल का ये जो धुएं के थ्रू निकलता है वो अल्टीमेटली अपन उसमें अगर है तो वो इवन आप कितना भी अवॉइड कर लो कि हमने मास्क लगाया है कुछ, पर वो आपकी स्किन भी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप सोचिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट कैसे भी करके वो आपकी स्किन में चली गई। अब नेचुरल वाटर जो है उसमें लेड जो है एज अ हैवी मेटल प्रेजेंट होता ही है, जिसकी लिमिट होती है 20 पार्ट्स पर बिलियन। तो इतना लेड पानी में प्रेजेंट है जिसको हम ड्रिंक कर रहे हैं, तो दैट इज मतलब ये सफिशिएंट है कि इसको हमको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, ये अपनी बॉडी में जा रही है और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल है। बट जो डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं फ्रॉम माइनिंग, स्मेल्टर या डिस्चार्ज, जो हमने सोर्सेस पढ़े थे लास्ट स्लाइड्स में, वहाँ क्या होता है कि जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है तो ये कंसंट्रेट होती है ऑन बोन्स, बोन्स में हुई और वहां से ये चली जाती है अपने सोचो ब्लड स्ट्रीम में, बोन्स में एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में जा रही है। तो ये जो हमारा कहीं ना कहीं जो है कैंसर कॉजिंग होता है वो हो जाता है एक तरह से ब्लड कैंसर। फिर लेड इंटरफेयर्स विद हैंस। अब देखो लेड जो इंटरफेयर कर रहा है, एक तो आ रहा है हीमेटोलॉजिकल डैमेज, है ना, क्यों, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में जा रही है तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन में हो रहा है। फिर इट इंटरफेयर्स विद द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स।
आरबीसी जैसे अपन बोलते हैं कि ब्लड डोनेट किया और ब्लड हमारे में अपने आप बनता रहता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। तो आरबीसी प्रोडक्शन में इंटरफेयर करने लगता है, मतलब नॉर्मल जो है उसको इंटरप्ट करता है। एंड इट कैन ऑल्सो डैमेज द ब्रेन, किडनी एंड लीवर। डेफिनेटली किडनी में तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, फिर ब्रेन और लीवर में भी। जनरली आप देखो इसको, लेड इज पर्टिकुलर अफेक्ट्स चिल्ड्रन एंड, मतलब सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली इफेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन में। एंड इवन जो है प्रेग्नेंट वुमेन में इसका इतना हार्मफुल इफेक्ट होता है कि मिसकैरेज और बर्थ डिफेक्ट के लिए ये लेड जो है, लेड डिपोजिशन, ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। देन लास्ट है अपना बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ आर्सेनिक। अब आर्सेनिक जैसा कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड्स में देखे थे कि डिफरेंट टाइप के इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये पेस्टिसाइड्स में ज्यादातर जो होता है ये प्रेजेंट होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक थर्ड, ये एक्चुअली में इसका एक बहुत रोल होता है खास। ये क्या करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है उसको ये डीएक्टिवेट कर देता है। कैसे डीएक्टिवेट करता है, बाय द कॉम्प्लेक्शन विद एसएच ग्रुप। वहां जो एसएच ग्रुप होता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है आर्सेनिक 3। तो वो जो एंजाइम है, अब सोचो आप उस एंजाइम की एक्टिविटी, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी। अब एटीपी हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी ग्रोथ को वो इनहिबिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है उसको ये डीएक्टिवेट कर देता है आर्सेनिक। और आर्सेनिक जनरली मैक्सिमम जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं इसका ये मेन कंपाउंड होता है। फिर बीइंग सिमिलर टू फॉस्फोरस, अब यहाँ देखिए जैसे वहां पर जिंक के साथ अपना चला गया था कैडमियम, वैसे यहाँ पर बहुत सारी सिमिलरिटी है बीइंग फॉस्फोरस के साथ। तो फॉस्फोरस के साथ सिमिलरिटी होने के कारण क्या होता है, कहीं कहीं जहाँ फॉस्फोरस का रोल होता है वहां आर्सेनिक चला जाता है। तो आर्सेनिक इंटरफेयर्स विद द जनरेशन ऑफ एटीपी, जो वो कर रहा है एंजाइम, मतलब इंटरफेयर भी कर रहा है और उस एंजाइम को भी डीएक्टिवेट कर रहा है। तो डबल अटैक हो रहा है। तो एटीपी जो जनरेट होनी चाहिए वो हो गई है रिड्यूस, उसका हो गया है रिड्यूस। हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ आर्सेनाइट 1 arseno 3 phosphoglycerate is formed which prevents ATP। अब देखिए, एक तो वहां पर एंजाइम को वो कर रहा था, और दूसरा है इन प्रेजेंस ऑफ आर्सेनाइट। अगर आर्सेनाइट वहां कहीं प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, 1 arseno 3 phosphoglycerate फॉर्म कर देता है, और ये भी प्रिवेंट करता है एटीपी फॉर्मेशन। मतलब मेन जो आर्सेनिक की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में एटीपी फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। In biological system, arsenic 3 compounds at high concentration coagulates proteins by attacking the sulfur bonds, maintaining the remaining part of the structure। ठीक, तो यहाँ पर ये कर रहा है हाई कंसंट्रेशन में आर्सेनिक 3 के कंपाउंड्स, तो वो क्या कर रहे हैं, कोगुलेट्स प्रोटीन, प्रोटीन को कोगुलेट कर दे रहे हैं। और धीरे धीरे उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो सल्फर बॉन्ड जो अटैकिंग, वहां पर अपन ने बोला था कि एसएच के थ्रू जो वो कॉम्बिनेशन करके उसको एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, ये पूरी जो वहां पर एक्टिविटी हो जाती है बायोलॉजिकल सिस्टम में वो हो जाती है आर्सेनिक 3 की वजह से। अब जनरली जो रहता है अपन, ये अपन बोल रहे हैं कि ये टॉक्सिक है, पॉइजनस है, तो इसका हमको एंटीडोट जो है वो कैसे मिलेगा, मतलब इसको हमको रोकना है। तो ये जनरली क्या करते हैं, फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग आर केमिकल्स हैविंग एसएच ग्रुप। अब अगर इस तरह के हमारे पास केमिकल्स हैं जिसमें एसएच ग्रुप है, तो ये क्या करता है, विच कैन बाइंड टू आर्सेनिक 3। ठीक, मतलब आर्सेनिक पॉइजनिंग को अगर हमको रोकना है तो अपन ऐसे केमिकल्स लेंगे जिसमें एसएच ग्रुप हो, और अपन ने वहां पर देखा था एसएच ग्रुप के साथ क्या होता है, आर्सेनिक 3 को ये बाइंड कर लेता है। अब अगर एसएच ग्रुप वाला केमिकल है और आर्सेनिक 3 को बाइंड कर दे रहा है, तो आर्सेनिक 3 जो है अब जो है इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, और एक तरह से जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे अपन ने चीलेशन कर लिया, तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट अब रहेगा नहीं।
और फिर इसको अपन एक्सक्रीशन के थ्रू या कैसे भी करके उसको अपन वहां से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अपन एंटीडोट यानी उसको बायो रिमीडिएशन जो वहां पर प्रोसेस थी यहाँ पर केमिकल रिमीडिएशन प्रोसेस हो जाती है फॉर आर्सेनिक। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वन सच एग्जाम्पल इज 2,3-डाइमरकेप्टोप्रोपेनॉल। मतलब इसमें क्या है, SH ग्रुप होता है और ये आर्सेनिक 3 को बाइंड कर लेता है, तो ये एक तरह से केमिकल रिमीडिएशन का। फिर फर्दर रीडिंग्स के लिए जो बुक्स हैं, कुछ कॉमन बुक्स हैं, तो दीज आर द बुक्स। अलेक्जेंडर 99 में बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ये एक बहुत अच्छी बुक है। अगर अवेलेबल हो बाय ऑनलाइन अवेलेबल हो या अगर आपके रेफरेंस बुक में काम आए वहाँ आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, एनवायरमेंटल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सेकेंड एडिशन है विलियम्स PL, जेम्स RC और रॉबर्ट्स SM का। फिर अपना बायो एक्यूमुलेशन ऑफ मरीन पॉल्यूटेंट्स एंड डिस्कशन उसका बाय गिवन साइंटिस्ट, और एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी बाय राइट D and वेलबॉर्न P। खुद ही बता पाएंगे, बस मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि जैसे नंबर 1 इज द फिनोमिना ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन ह्यूमन बींग्स। मतलब जो भी पेस्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड जनरली दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसलिए हार्मफुल है, तो उसका जो एक एक्यूमुलेशन होता जाता है, चीजें जो है डिपॉजिट होके बढ़ रही हैं, तो दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक, एक चीज छोटी से बड़ी बड़ी हो रही है, तो दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। Second, the buildup of a harmless chemical in one organism is, अब देखिए बिल्डअप ऑफ हार्मलेस केमिकल बोल रहे हैं, तो हार्मलेस केमिकल है, बिल्डअप हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर छोटी सी भी क्वांटिटी हार्मफुल है तो वो आपके लिए खतरनाक होगी, तो इट इज नाइदर बायोअक्यूमुलेशन नॉर बायोमैग्निफिकेशन। तो वर्ड्स पे ध्यान रखना है, हार्मफुल और हार्मलेस। नंबर 3, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायोअक्यूमुलेशन इज, तो अपन ने वहां देखा था द टॉक्सिक केमिकल इज स्टेबल। जो अपन ने प्लांट रिमीडिएशन और जो बैक्टीरिया रिमीडिएशन देखा था, वहां पर एक वर्ड आया था स्टेबिलाईज। एक्चुअली में ये क्या करते हैं, उसको स्टेबलाइज कर देते हो। कोई चीज स्टेबलाइज हो गई, अपन बोल रहे हैं स्टेबल हो गई मतलब रुक गई, इट मीन्स इट इज वेरी हार्मफुल। या जैसे अपन ने बोला था लॉन्गर लाइफ है तो हार्मफुल है, ऐसी स्टेबलाइज हो गई तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है कि उसको आप मतलब उसमें कन्वर्ट करें हार्मलेस वाले में, तो द टॉक्सिक केमिकल इज स्टेबल। एंड ये तो बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोअक्यूमुलेशन? ग्लूकोज, प्रोटीन, सेल्यूलोज जैसे अदर्स ऑप्शन है, डेफिनेटली ये तो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल कंपाउंड है। तो मर्क्यूरी बिल्डिंग अप इन फिश, सबसे ज्यादा जो एक्चुअली में बायोअक्यूमुलेशन है वो होता ही एक्वेटिक उसमें है, और अल्टीमेट जो है अपना जैसे सी फूड में आता है फिश, सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, अदर भी हैं दूसरे भी हैं, बट सबसे ज्यादा नॉर्मल यूज होता है फिश। तो मर्क्यूरी बिल्डिंग अप जो होती है वो फिश में, और ये है वेरी वेल नोन एग्जांपल ऑफ बायोअक्यूमुलेशन। थैंक यू सो मच। आई होप आपको काफ़ी कुछ एक नया कुछ सीखने को मिला होगा, या हमारा बहुत सारा सिलेबस का जो पार्ट है वो इसमें आया होगा, और आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे नोट्स के फॉर्म में या आगे भी और भी चीज़ों को जैसे बुक्स रेफरेंस के लिए दिए हैं उसको लेके आप बहुत अच्छे नोट्स और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।